अचानक ही मेट्रो सफर कर दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी शताब्दी समारोह में हुए शामिल। कहा, गुलामी ने हमारे शिक्षा के मंदिरों को कर दिया तबाह। 7 जुलाई को गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गीता प्रेस जाकर करेंगे शिव पुराण का विमोचन। माफिया तीक से मुक्त भूमि पर बने आवासों का सीएम योगी ने किया लोकार्पण। लाभार्थियों को सौंपी चाबी। यूसीसी पर 3 जुलाई को होगा संसदीय कमेटी की बैठक। लॉ कमीशन को भी बुलाया गया। सभी की मांगी जाएगी राय। लोकसभा चुनाव के पहले सपा का नया दांव। बीजेपी सांसदों का तैयार करवा रही रिपोर्ट कार्ड। जनता के बीच रखेगी सपा। उत्तराखंड में भीषण बारिश। बोल्डर गिरने से डर से रुकी केदारनाथ यात्रा। भारी बारिश के चलते सोनप्रयाग में रोके गए तीर्थयात्री। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, के न्यूज इंडिया में देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां पर यूपी शिक्षा विभाग में हुए तबादले। कई जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को ट्रांसफर हुआ है। यूपी शिक्षा विभाग में कई अधिकारियों के तबादले की बात सामने आई है। कई अधिकारियों के तबादले हुए। संतोष कुमार उपाध्याय बनाए गए मऊ के बीएसए। आकांक्षा रावत बागपत की बीएसए बनाई गई हैं। वहीं अमित सिंह संत कबीर नगर के बीएसए बने और आलोक सिंह हमीरपुर के बीएसए बने हैं। मोनिका बनाई गई अमरोहा की बीएसए। दिनेश कुमार बनाए गए एटा के बीएसए। जितेंद्र कुमार गौड़ आगरा के बीएसए बनाए गए हैं और विनीता बनाई गई हैं सहारनपुर की बीएसए। जबकि रामपाल सिंह को ललितपुर के बीएसए बनाया गया है। विजय प्रताप सिंह बनाए गए हरदोई के बीएसए और आलोक सिंह हमीरपुर के बीएसए बने हैं। तो ये सारे नाम सामने आ चुके हैं। समीर आजमगढ़ के बीएसए बनाए गए हैं। मोनिका का बीएसए बनाया गया है। उपेंद्र यादव को हाथरस का बीएसए बनाया गया और साथ ही जितेंद्र कुमार गौड़ को आगरा का बीएसए बनाए जाने की बात सामने आई है। मनीष कुमार सिंह बलिया के बीएसए बने हैं। गौतम प्रसाद फर्रुखाबाद के बीएसए बनाए गए। ओपी यादव को गाजियाबाद का बीएसए बनाया गया है। राकेश कुमार अलीगढ़ के बीएसए बने हैं। रामपाल सिंह ललितपुर के बीएसए बनाए गए हैं। तो ये बड़े तबादले यहां पर किए गए हैं। जितेंद्र कुमार गौड़ को आगरा का बीएसए बनाए जाने की बात सामने आई है। इस वक्त की आम खबर आपको हम बता रहे हैं। यह आम जानकारी, जहां पर विनीता बनाई गई सहारनपुर की बीएसए। तो विनीता को सहारनपुर का बीएसए बनाए जाने की बात कही गई और रामपाल सिंह को ललितपुर का बीएसए बनाया गया है। यह आम खबर लखनऊ से, जहां पर शिक्षा विभाग में ये बड़े तबादले जिनकी सूची सामने आ चुकी है। विजय प्रताप सिंह को हरदोई का बीएसए बनाए जाने की बात सामने आई है। और लखनऊ से एक खबर, जहां पर यूपी में शिक्षा विभाग में बड़े तबादले। कई जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं। तो कई जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों के ट्रांसफर किए जाने की बात सामने आई है। यूपी शिक्षा विभाग में कई अधिकारियों के तबादले हुए हैं। और सभी अहम खबर आपको हम अंबेडकर नगर से बताते हैं। आम जानकारी अंबेडकर नगर से, जहां पर मूसलाधार बारिश ने नगर पालिका की पोल खोलकर रख दी है। लगातार हो रही बारिश से पोल खुली और किस तरीके से यहां पर पालिका के दावे खोखले साबित हुए हैं, वो इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। नाले नालियों की सफाई नहीं की गई थी, जिसके चलते पूरी तरीके से जल भराव और जलमग्न सड़कें नजर आ रही हैं। सफाई न होने से नगर क्षेत्र में जल भराव हो गया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। सड़कों पर किस तरीके से पानी भर गया है, ये भी आपको हम दिखा रहे हैं। और नगर पालिका के सारे दावे खोखले साबित हुए हैं। लोग सड़कों पर किस तरीके से नहीं चल पा रहे हैं, आप देखिए। लोगों के लिए मुश्किलें कितनी खड़ी हो गई हैं, इस तस्वीरों में सब कुछ दिखाई दे रहा है। सफाई न होने से नगर में किस तरीके से जल भराव हुआ। लोग दुकानों और अपने मकानों में कैद होने को मजबूर हैं। लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि पानी पूरी तरीके से भरा हुआ है। नाले और नालियों की सफाई नहीं की गई, जिसके चलते बारिश में पोल खुलकर सामने आ गई है। तार तार साबित हुए नगर पालिका के सारे दावे। जो दावे किए गए थे सफाई के, वो यहाँ पर झूठे साबित हो गए हैं और पोल खुलकर सामने आ गई है। तो सफाई न होने से नगर क्षेत्र में यहां पर किस तरीके से जल भराव हो गया है, वो तस्वीरों में आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। नगर पालिका के सारे दावे खोखले साबित हुए हैं।
तस्वीरें अम्बेडकर नगर से हैं। देखिए, बारिश के चलते यहाँ पर लोगों के घरों में पानी भर गया है, सड़कों पर पानी भर गया है, लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उसके साथ ही लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। लोग इस बारिश के पानी के जलभराव के चलते परेशान हुए और ये सब नगर पालिका की कमियों के चलते, क्योंकि साफ तौर पर सफाई नहीं की गई, जिसके चलते जलभराव हुआ, सड़कें जलमग्न हुई। अम्बेडकर नगर में बीती रात से लगातार जो है बारिश हो रही है। हम आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से जो है बारिश हो रही है, रात से लेकर और सुबह तक, इस वक्त तक जो है लगातार बारिश हो रही है। तो कहीं न कहीं रोड के बगल जो है जो नाली और नाले हैं वो पूरी तरीके से भर चुके हैं और लोग जो है घरों में और दुकान में आने जाने को मजबूर हैं कि जिस तरीके से नगर पालिका दावा कर रहा है कि साफ़ सफाई जो है पूरी तरीके से हमने कर ली है और बरसात की पूरी तरीके से तैयारी कर ली है, लेकिन वो वादे नगर पालिका के जो है कहीं न कहीं खोखले दिखाई दे रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जल भराव है, पूरे शहर में जल भराव की एक बड़ी समस्या है और लोग जो है उस जल भराव से होके ही अपने घरों में और दुकान में आने जाने को मजबूर हैं। सभी अब्बास, के न्यूज़, अम्बेडकर नगर। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बरेली से खबर है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में किशोरी का शव मिलने से हड़कंप मच गया। 17 वर्षीय किशोरी का फंदे पर लटका मिला है शव। पता ने किशोरी के चाचा चाची और दादी पर आरोप लगाया है। पीट पीट कर जहर खिलाकर हत्या करने के आरोप की बात सामने आई है। अहम खबर आपको बता रहे हैं बरेली से, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में किशोरी का शव मिलने से हड़कंप मच गया। और ये आम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर किशोरी के पिता ने किशोरी के चाचा चाची और दादी पर आरोप लगा दिया है। पीट पीट कर और जहर खिलाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। परिजनों का आरोप है शराब पीकर की हत्या कर दी। पुलिस ने किशोरी का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बरेली के थाना भूता के देवल बसंतपुर का पूरा मामला बताया जा रहा है। आम खबर आपको बता रहे, परिजनों का आरोप है कि शराब पीकर चाचा ने ही हत्या की है और पुलिस ने किशोरी का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आम खबर, बरेली के थाना भूता के देवल बसंतपुर का पूरा मामला बताया गया है। बरेली से खबर, संदिग्ध परिस्थितियों में मिला किशोरी का शव। और 17 वर्षीय किशोरी का फंदे पर शव लटका हुआ मिला है। यह आम जानकारी आपको बता रहे हैं। और पता ने किशोरी के चाचा चाची और दादा दादी पर हत्या करने का आरोप लगाया है। परिजनों का आरोप है कि चाचा ने ही शराब के नशे में हत्या की और पीट पीट कर और जहर खिलाकर हत्या करने के आरोप की बात सामने आई है। परिजनों का आरोप है शराब पीकर चाचा ने ही किशोरी की हत्या कर दी है। यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर पुलिस ने किशोरी का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो पुलिस ने किशोरी का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बरेली के थाना भूता के देवल बसंतपुर का ये पूरा मामला बताया जाता है। और जालौन में कुत्ते का आतंक देखने को मिला है। 12 घंटे में 1 दर्जन से अधिक लोगों पर शिकार हुआ। झपट्टा मारकर किया लोगों को लहूलुहान। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में घायलों का तांता लगा हुआ है। सभी का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज जारी है। कोतवाली क्षेत्र के विकासखंड आवासीय परिसर का पूरा मामला है। तो कुत्ते का आतंक यहां पर देखने को मिला। झपट्टा मारकर इसने कई लोगों को लहूलुहान कर दिया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लोगों का तांता लगा हुआ है और सभी का इलाज जारी है। कई लोगों को इस कुत्ते ने घायल कर दिया। ये 18 साल का जी सुबह टहलने गया था, तो टहलते समय सुबह घर जैसे ही लौटा वहीं बैठा था, निकला जैसे लग गया का नाक पूरी अलग कर दी, हाथ से ही छुड़ाने को छुड़ाई। तो वो कुत्ता किसी का पालतू है या हमारा? हाँ, मोहल्ले में उधर शायद विकास कॉलोनी के उसमें तारिक नाम से कोई है मोहम्मद जी, सफाई कर्मी थे ना, उनके यहाँ का है।
अगली खबर है कासगंज से, जहां पर फांसी के फंदे पर लटका मिला युवक का शव। युवक की मौत से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। किराए के मकान में रहता था युवक सोनू। रूम पार्टनर पर हत्या कर लटकाने का आरोप लगा है। HDFC बैंक गोल्ड लोन डिपार्टमेंट में कार्य करता था युवक सोनू। गांव नगला बोरिया का रहने वाला था मृतक सोनू। पुलिस ने मृतक के शव को भेजा पोस्टमार्टम हाउस। सोनू गेट स्थित श्री गणेश कॉलोनी का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर रूम पार्टनर पर हत्या कर लटकाने का आरोप लगने की बात सामने आई है। तो HDFC बैंक गोल्ड लोन में काम करता था युवक और गांव नगला बोरिया का रहने वाला था मृतक सोनू। फिलहाल आम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गांव नगला बोरिया का रहने वाला था और पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम हाउस के लिए भेज दिया है। और सोनू गेट स्थित श्री गणेश कॉलोनी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सोनू गेट स्थित गणेश कॉलोनी का है पूरा मामला। कासगंज से खबर, फांसी के फंदे पर लटका मिला युवक का शव और युवक की मौत से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर युवक की मौत से क्षेत्र में हड़कंप मचा। किराए के मकान में रहता था युवक सोनू। तो युवक सोनू किराए के मकान में रहता था। रूम पार्टनर पर हत्या कर लटकाने का आरोप था। और HDFC बैंक गोल्ड लोन डिपार्टमेंट में कार्य करता था युवक। गांव नगला बोरिया का रहने वाला था मृतक सोनू। आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर गांव नगला बोरिया का रहने वाला था। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम हाउस भेजा है। बुलंदशहर से अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। आपको बता दें कि पुलिस की गोली लगने से घायल हुए 2 लुटेरे, घायल 2 लुटेरों समेत 3 बदमाश गिरफ्तार हो गए हैं। घायल लुटेरों का अस्पताल में चल रहा उपचार। गिरफ्तार लुटेरे पर कई मुकदमे दर्ज हैं और कब्जे से लूटी गई भैंस, पिकअप, तमंचा और कारतूस बरामद हो गया है। शिकारपुर पुलिस ने तीनों ही लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। घायल लुटेरों का अस्पताल में उपचार चल रहा था। आम खबर आपको हम बता रहे हैं और घायल लुटेरों का अस्पताल में उपचार चल रहा था। गिरफ्तार लुटेरे पर कई मुकदमे दर्ज हैं। तो पुलिस की गोली लगने से घायल हुए 2 लुटेरे और घायल 2 लुटेरों समेत 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। तो यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर गिरफ्तार लुटेरे पर कई मुकदमे दर्ज हैं। ये थाना शिकारपुर जनपद बुलंदशहर की पुलिस द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया है। थाना शिकारपुर की पुलिस को बीती रात मुखबिर के जरिए एक सूचना प्राप्त हुई कि बोलेरो मैक्स पिकअप वाहन पर कुछ अज्ञात व्यक्ति भैंस लादकर खुर्जा की तरफ जा रहे हैं। इस सूचना पर शिकारपुर पुलिस द्वारा सघन चेकिंग आरंभ की गई। उक्त वाहन को देखते ही जब शिकारपुर थाने की पुलिस द्वारा उक्त वाहन को रोकने का प्रयास किया गया, वाहन पर सवार व्यक्तियों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग आरंभ कर दी गई। सेल्फ डिफेंस में पुलिस द्वारा भी उक्त व्यक्तियों पर फायरिंग की गई, जिसके परिणाम स्वरूप 2 व्यक्तियों के पैर में गोली लगी एवं अन्य एक तीसरे व्यक्ति को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तीनों ही व्यक्तियों ने पूछताछ के क्रम में जनपद बुलंदशहर के थाना शिकारपुर, थाना कपोड़, थाना अहमदगढ़, थाना बहासुर आदि थाना क्षेत्रों में उनके द्वारा कारित की गई भैंस लूट एवं चोरी की विभिन्न घटनाओं को स्वीकार किया गया है। साथ ही उनके पास से थाना शिकारपुर से लूटी गई 2 भैंस के बच्चे एवं जिस वाहन से लूट की घटना कारित की गई थी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर है हमीरपुर से, जहां पर 2 सगे भाइयों में खूनी संघर्ष हो गया है। जमीन विवाद को लेकर हुआ खूनी संघर्ष। एक भाई ने दूसरे भाई पर फायर झोंका है और राठ कोतवाली क्षेत्र के ओडेरा इलाके का ये पूरा मामला बताया जाता है। तो ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 2 भाइयों में खूनी संघर्ष देखने को मिला है। तो 2 भाइयों में हुआ खूनी संघर्ष। हमने अगर तुम पहले कर दिए होते तो हम लखलंदो ने कहा था तुम बता कारी गाड़ी में गिर रही सूचना न दियो
अब 7 वाले का कि हमने अगर तुम पहले कर दिए होते तो हम नखलंदों ने और कहा दो सगे भाई आपस में भिड़ गए। सूचना न दियो। अब 7 वाले का कि हमने अगर तुम पहले कर दिए होते तो हम नखलंदों ने कहा तुम बता कारी गाड़ी में गिर रही सूचना न दियो। तो हमीरपुर में दो सगे भाइयों में जमकर हुआ खूनी संघर्ष। हमीरपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जमीन विवाद को लेकर हुआ खूनी संघर्ष। तो जमीन विवाद के चलते दो भाइयों के बीच खूनी संघर्ष हो गया और एक भाई ने दूसरे भाई पर ही फायर झोंक दी है। तो एक भाई ने दूसरे भाई पर ही फायर किया। यहाँ हम खबर आपको हम बता रहे हैं, मारपीट में एक भाई गंभीर रूप से घायल हो गया है। तो इस पूरी मारपीट में एक भाई गंभीर रूप से घायल हो गया है। यहाँ हम खबर आपको हम बता दें, जमीन विवाद को लेकर जमकर खूनी संघर्ष हुआ है। तो जमीन के विवाद में जमकर हुआ खूनी संघर्ष। एक भाई ने दूसरे भाई पर फायर झोंक दिया। मारपीट में एक भाई गंभीर रूप से घायल हो गया है। और जमीन विवाद को लेकर जमकर हुआ खूनी संघर्ष। तो यहाँ हम खबर आपको हम बता रहे हैं, मारपीट में एक भाई गंभीर रूप से घायल भी हो गया है। तो इस पूरी मारपीट में एक भाई गंभीर रूप से घायल हुआ है। फिलहाल ये आम खबर आपको बता रहे हैं, दो सगे भाइयों में जमकर हुआ खूनी संघर्ष। जमीन विवाद को लेकर ये खूनी संघर्ष हुआ है। और ये आम खबर आपको हम बता दें, और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बरेली से खबर है, जहां पर महिला का गन्ने के खेत में मिला शव। महिला का गला दबाकर हत्या करने की आशंका है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। आसपास के इलाकों में पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है। तो शव को कब्जे में लेकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और आसपास के कई इलाकों में भी जांच हुई। महिला का गला दबाकर हत्या करे जाने की आशंका जताई जा रही है। तो इस वक्त की आम खबर आपको बता दें, पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। तो पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और आसपास के कई इलाकों के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। तो कई इलाकों के लोगों से पूछताछ लगातार जारी है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं, महिला का गन्ने के खेत में शव मिलने से हड़कंप मचा। कानपुर नगर निगम ने करोड़ों रुपए खर्च कर नाला सफाई करने का दावा किया था, लेकिन 3 दिनों की बरसात में शहर के कई क्षेत्र जलमग्न हो गए। जल निकासी न होने से बरसात का पानी सड़कों पर इकट्ठा हो गया, जिसकी वजह से जनता को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम को आईना दिखाने के लिए नगर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक ने अपनी कार पर नाव बांधकर और उस पर बैठकर शहर का भ्रमण किया है। तो कानपुर से ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो नगर निगम के दावों की पोल खोलने के लिए आप देखिए, यहाँ पर समाजवादी पार्टी के विधायक ने किस तरीके से अपनी कार के ऊपर ही नाव बांधी और इसके बाद नगर का उन्होंने भ्रमण किया है। देखिए, कार पर नाव बांधकर किस तरीके से भ्रमण करते ये विधायक जी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। नगर निगम के दावों की पोल खोलने के लिए पहुंचे हैं। तो विधायक ने शहर का भ्रमण किया है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, कानपुर की तस्वीरें, जहां पर विधायक जी किस तरीके से अपनी कार के ऊपर नाव बांधकर शहर का भ्रमण करते नजर आए, क्योंकि कानपुर में जल भराव की स्थिति फिलहाल सबने देखी है। नगर निगम के दावों की पोल किस तरीके से यहाँ पर खुली है वो भी नजर आया है। कानपुर से खबर।
कासगंज पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जनपद में अपराध की रोकथाम और वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत थाना सहावर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली। थाना क्षेत्र में लूट की घटना हुई थी। वहीं अभियुक्त ग्राम सेवनपुर से घटना को अंजाम देने जा रहा है और सूचना पर थाना सहावर पुलिस और एसओजी टीम ने चेकिंग शुरू कर दी कि तभी बदमाशों को भागता देख पुलिस ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल हो गया और पकड़े गए आरोपी से पूछताछ की गई। पुलिस ने घायल आरोपी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इसका उपचार जारी है। तो वहीं पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। आज दिनांक 29 जून 2023 में प्रभारी निरीक्षक सहावर और उनकी टीम को जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि गांव सहमलपुर के आसपास कुछ बदमाशों का घटनाकारी करने वाले हैं। इस सूचना पर उनके द्वारा प्रभारी निरीक्षक जो क्राइम ब्रांच की टीम को सूचना दी गई और उसके साथ साथ अपने घेराबंदी की गई। इसी दौरान खतौली की तरफ से गंज की रोड की तरफ आते हुए एक मोटरसाइकिल पर एक व्यक्ति दिखाई दिया, जो पुलिस पार्टी की घेराबंदी को देखते हुए तत्काल उतरकर उनके ऊपर फायरिंग करना शुरू किया है। इस फायरिंग की घटना पर प्रभारी निरीक्षक और हमारी एसओजी की टीम के प्रभारी की टीम के द्वारा उस पर आत्मरक्षा फायरिंग की गई, जिसमें एक व्यक्ति को गोली लगी हुई है और उसके कब्जे से एक तमंचा, 3 खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर लिखा कि पीएम मोदी का भोपाल में बीजेपी के कार्यक्रम में सार्वजनिक तौर पर यह कहना कि भारत में रहने वाले 80% मुसलमान पसमानदा, पिछड़े, शोषित हैं, ये कड़वी जमीनी हकीकत को स्वीकार करना है जिससे उन मुस्लिम के जीवन सुधार के लिए आरक्षण की जरूरत को समर्थन मिलता है। अब ऐसे हालात में बीजेपी को पिछड़े मुस्लिमों को आरक्षण मिलने का विरोध भी बंद कर देने के साथ ही इनकी सभी सरकारों को भी अपने यहाँ आरक्षण को ईमानदारी से लागू करके तथा बैकलॉग की भर्ती को पूरा करके साबित करना चाहिए कि वो इन मामलों में अन्य पार्टियों से अलग हैं। ललितपुर जनपद के तालबेहट कोतवाली का है, जहां पर एक दर्जन युवकों ने एकत्रित होकर एक गुंडा गैंग बना ली, जो आए दिन किसी भी सीधे साधे युवक पर लाठी डंडों और बेल्ट से पिटाई कर दहशत फैलाने का काम करते हैं। इस गुंडा गैंग के ऐसे कई कारनामे हैं जो कहीं भी एक साथ हमला कर मारपीट करते हैं। इस कारण इनके कई वीडियोस भी वायरल हैं। तालबेहट निवासी अभय चौबे ने इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक से भी की है। पुलिस अधीक्षक को दिए शिकायती पत्र में बताया गया कि वो मंगलवार की रात 8 बजे अपने घर से खाने का कुछ जरूरी सामान लेने के लिए बस स्टैंड गए, जहां पहले से मौजूद गैंग के सदस्य सागर बिलगैया, आकाश बिलगैया, उदय रिछारिया, राघव गुप्ता, वासु गुप्ता और 4 अन्य लड़कों ने आकर उस पर लाठी और लोहे की रॉड से प्राणघातक हमला कर दिया। युवक अपनी जान बचाकर किसी तरीके से वहां पर भागा है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सामान लेने उधर 5-6 जन ने मौका देखकर मुझे जानलेवा हमला किया। पीछे से सागर बिलगैया, आकाश बिलगैया और उदय रिछारिया ने 5-6 जन और ने मौका देखते ही मुझे डंडे और सरिये के डंडे से मारा। मैं इधर कोतवाली में रिपोर्ट करने गया। मुझ पर दबाव डालकर रजामंदी करवाने की कोशिश की और रजामंदी करा दी गई और वीडियो बना ली। उत्तर प्रदेश के बांदा से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जहां एक पुलिस कांस्टेबल फरियादी युवक को बेरहमी से थप्पड़ मार रहा है। सिपाही ने युवक को 4 थप्पड़ जड़े और हाथ मरोड़कर घसीटता हुआ ऑफिस के बाहर ले गया। मौके पर मौजूद किसी ने इस घटना का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। यह घटना डीएम चैम्बर के ठीक बाहर हुई। बताया जाता है कि एक फरियादी युवक डीएम ऑफिस में अपनी शिकायत लेकर पहुंचा था, जहां उसने किसी अफसर से अभद्रता कर दी और जिस पर गनर ने उसे बड़ी बेरहमी से पीट दिया। सिटी मजिस्ट्रेट का कहना है कि अब मामले की जांच की जा रही है।
बस्तर जिले के गौर ब्लॉक के भरवलिया ग्राम पंचायत में तेन्नोई मंदिर से भरवलिया गांव तक बन रही सड़क निर्माण में पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा मानक की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि किस तरीके से मिट्टी के ऊपर ही तारकोल डालकर मानक विहीन सड़क बनाने का काम हो रहा है, तो वहीं पीडब्ल्यूडी के एक्सीएन साहब मानक विहीन सड़क को सही बता रहे हैं। ऐसे में ये मान लिया जाए कि मिट्टी के ऊपर सड़क बनाने का ये नया तरीका बस्तर जिले के इंजीनियरों ने निकाल डाला है। मार्ग ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है, जो कि गौर ब्लॉक के अंतर्गत तेन्नोई से भरवलिया मार्ग के नाम से स्वीकृत है, जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर है। नवीनीकरण करने से पहले हम लोग उस पर टैगकोड डालते हैं सफाई करके। जो वीडियो चल रहा है उसमें सड़क की तरफ ठीक है। टैगकोड जो हमारा पड़ता है वेजिटेन के नाम से पड़ता है उसमें, और जिसका नाम होता है 250 ग्राम पर स्क्वायर मीटर, जो कि केवल बूंद के रूप में डाला जाता है। उसी हिसाब से कैसे किया जाता है, उस पर टिकती सड़क टिक जाती है, और उस पर जितना नार हमारा है उसके अनुसार ही मिट्टी डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं डाल सकते, उससे ज़्यादा नुकसान होता है और विभाग को भी अपनी बात देना पड़ता है, नहीं कर सकते। नार के अनुसार हमारा काम हो रहा है। कार की गुणवत्ता परिशोधन करा कर ठीक है, सफाई की जा रही ठेकेदार द्वारा। अगर कहीं कोई कमी पाई जाती तो उसमें ठीक कराएंगे। सड़क बनाए जा रही है, उसमें माल अच्छा नहीं, गिट्टी अच्छा नहीं डाल रहे हैं, उसमें तेल भी अच्छा नहीं डाल रहे हैं, और उसे मिट्टी पे उसे हल्का गिट्टी लगा दिए हैं। क्या सड़क कैसे चलेगी? क्या चलेगी, बरसात में वो सब खत्म हो जाएगा, इधर उधर हो जाएगा। कहाँ से कहाँ बन रही सड़क? ये तेन्नोई मंदिर चौराहे से भरवलिया ग्राम तक। अभी आप लोगों ने कुछ कहा नहीं उनसे जो बना रहे हैं सड़क? कहा, लेकिन उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। क्या नाम हमारा? राम मूरत शर्मा। अगली खबर अमेठी से है, जहां पर केंद्रीय मंत्री और अमेठी सांसद स्मृति ईरानी व्यापारियों के एक कार्यक्रम में शामिल होने जगदीशपुर पहुंची हैं, जहां पर इसके बाद जिले के व्यापारियों ने स्मृति ईरानी का जोरदार स्वागत किया। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। यहां आयोजित मेगा ऋण शिविर और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के तहत 293 MOU रुपए 8,445.73 करोड़ का निवेश प्रस्तावित हुआ, जिसमें माध्यम से 26,557 बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। बता दें कि स्मृति ईरानी ने जिले के 27 व्यापारियों को 13,86,95,000 रुपए का चेक वितरित किया है। अगली खबर मुंगेली से है, जहां पर नगरपालिका कार्यालय में ताला जड़ा। वार्डवासियों ने कार्यालय में ताला लगा दिया है। कीचड़, जलभराव, सड़क नाली को लेकर परेशान 12 के रहवासियों का घेराव देखने को मिला है। सीएमओ सहित कर्मचारियों को कार्यालय जाने से रोका गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस। वार्डवासियों और सीएमओ के बीच तीखी तकरार हो गई है। पार्षद अध्यक्ष व सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। इस वक्त की आम खबर आपको हम बता रहे हैं, पार्षद अध्यक्ष व सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई है। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची है पुलिस और वार्डवासियों और सीएमओ के बीच तीखी तकरार हुई। पार्षद अध्यक्ष व सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई है। यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। मुंगेली से खबर, नगरपालिका कार्यालय में ताला जड़ा। वार्डवासियों ने कार्यालय में ताला लगा दिया। कई समस्याओं से परेशान थे वार्डवासी और कीचड़, जलभराव, सड़क और नाली, ये सभी समस्याएं वार्डवासियों के सामने थी, जिसके चलते अब घेराव किया है शहरवासियों ने। ठक्कर बाबा वार्ड क्रमांक 12 का पूरा मामला है। सीएमओ सहित कर्मचारियों को इन्होंने कार्यालय जाने से रोक दिया, तो कार्यालय जाने से रोके जाने की बात सामने आई है। फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
राजनांदगांव जिले में हो रही लगातार दुपहिया वाहनों की चोरी को गंभीरता से लेते हुए कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। रात में गश्त पेट्रोलिंग के दौरान वाहन चोर गिरफ्तार हुआ। चोर के पास से दुपहिया वाहन बरामद हुए। आरोपी ने राजनांदगांव, डोंगरगढ़ और रायपुर से दुपहिया वाहनों की चोरी की थी। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर न्यायालय भेजा गया है। कोतवाली पुलिस द्वारा लगातार पेट्रोलिंग क्षेत्र में की जाती है और कल इसी दरमियान रात्रि में एक देव नेताम पिता सूरज नेताम सेरीखेड़ी रायपुर का रहने वाला है, जो कि रात में संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए पाया गया, जिससे पूछताछ करने पर उसके पास एक मोटरसाइकिल मिली है जो कि चोरी की होना पाई गई है। उसमें सही नंबर प्लेट नहीं है और उसके और अन्य 2 गाड़ियों का पता चला है। उसमें भी जाँच कर और भी अग्रिम कार्रवाई करके और अन्य गाड़ियों का पता लग सकता है। फिलहाल में उसे हिरासत में लिया गया और उस पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। प्रदेश में कांग्रेस का बूथ चलो अभियान जोरों पर है। इसी के तहत बेमेतरा विधानसभा प्रभारी व नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया बेमेतरा पहुंचे हैं और साथ में बेमेतरा विधायक आशीष छाबड़ा, नगरपालिका अध्यक्ष शकुंतला साहू, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पदाधिकारी मौजूद रहे, जहां बूथ स्तर के प्रभारी और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। वहीं विधानसभा क्षेत्र के सिंघौरी वार्ड रंका कठिया और ग्राम भोइना भाटा में मंत्री डहरिया ने बूथ प्रभारी और पदाधिकारियों का समीक्षा बैठक की, जहां प्रदेश सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी ली और कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। तो वहीं आने वाले विधानसभा चुनाव में जीत के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरने के साथ ही बूथ को मजबूत करने प्रभारियों को निर्देशित किया गया। इसके अलावा नगरीय निकाय में सिंघौरी वार्ड तालाब सौंदर्यीकरण, चौपाटी फेज 2, सामुदायिक भवन सहित अन्य विकास कार्यों के लिए 2 करोड़ रुपए की घोषणा भी की है। और आने वाले चुनाव में भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज कर प्रदेश व केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनाने की बात कही है। हमारे माननीय विधायक जी ने मांग की थी तालाब का सौंदर्यीकरण का, यहाँ एक चौपाटी निर्माण की मांग की थी, सामुदायिक भवन की मांग की थी, एक हमारे क्रिश्चियन समाज के लिए मुक्ति धाम की मांग की थी, चर्च नहीं मुक्ति धाम की मांग की थी। तो इन सब के लिए मैंने 2 करोड़ रुपया की घोषणा की है और यहाँ के सीएमओ को निर्देश दिया है जल्दी प्रस्ताव भेजे ताकि काम जल्दी प्रारंभ किया जा सके। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की गाइडलाइन के अनुसार हर साल 10 जून से 15 अक्टूबर तक नदियों से रेत उत्खनन पर रोक लगाई जाती है। तो वहीं धमतरी में रेत घाटों पर प्रतिबंधित के बावजूद चैन मशीनों से अवैध उत्खनन कर परिवहन किया जा रहा है। राजनीतिक संरक्षण के चलते जिला प्रशासन और खनिज अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं। सफेदपोश नेता और रेत माफिया जिले की खनिज संपदा को लूटने पर लगे हुए हैं। थी धमतरी जिले में जिला प्रशासन की लापरवाही और खनिज विभाग की लापरवाही की वजह से सभी जगह का जो रेत खदान का जो अवधि था 14 मई के बाद समाप्त हो गया है, फिर भी धड़ल्ले से रेत खदान चल रहा है। इसके लिए सीधा जिला प्रशासन ही जिम्मेदार है। मैं आपके माध्यम से पूरा क्षेत्र के जनता की भावनाओं को कदर करते हुए जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि अवैध उत्खनन में तत्काल रोक लगाए और जो भी अवैध उत्खनन कर रहे हैं ठेकेदार उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई किया जाए। इस वक्त हम आए हैं धमतरी जिला के पूर्व विकास खंड के ग्राम सेलदीप से जो रोड है जो मेघा को जोड़ती है उस रोड में हम मौजूद है। यहाँ पे मंदरौत के नाम से एक खदान का संचालन किया जा रहा है। आपको बता दें कि मंदरौत जो खदान है वो इसके आगे है और उसका जो टेंडर का डेट था वो समाप्त हो चुका है। बावजूद इसके मंदरौत के नाम से इस खदान को चलाया जा रहा है अवैध रूप से। जो 14 खदानें हैं उनको अनुमति है और उस अनुमति की सूची में मंदरौत खदान का कोई उल्लेख नहीं है। और बारिश की स्थिति को देखते हुए 10 जून से 15 अक्टूबर तक के लिए शासन द्वारा सभी रेत घाटों को बंद किया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस प्रकार से 2 जेसीबी मशीन के माध्यम से हाईवा जो है उसको लोड किया जा रहा है। इसी प्रकार से थोड़ी थोड़ी दूरी पर 7 जेसीबी मशीन जो है लगाया गया है इस खदान में रेत लोड करने के लिए। और हमारे द्वारा अभी धमतरी के जो सहायक खनिज अधिकारी है बजरंग पैकरा, उनको फ़ोन कर सारी जानकारी सारी डिटेल बताया गया है। उन्होंने रेत घाट पे टीम भेजने की बात कही है। देखना होगा कि अब वो टीम भेजते हैं
या उनकी टीम आने से पहले यहाँ से जो जेसीबी मशीन है और जो हाईवा है उनको निकाल दिया जाएगा। नालंदा जिले में भी मानसून ने दस्तक दे दी है। लगातार 2 दिनों से नालंदा जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में झमाझम बारिश हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां झमाझम बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, तो वहीं स्मार्ट सिटी झमाझम बारिश के चलते नरक में तब्दील हो गया। आलम यह है कि 1 घंटे की बारिश के बाद भी बिहार शरीफ स्मार्ट सिटी के रिहायशी इलाकों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। बड़ी पहाड़ी और रामचंद्रपुर इलाके के कई दुकानों में बारिश के चलते नाले का पानी घुस गया है। जब बरसात आता है इतना ही जल हो जाता है इस जगह। अच्छा। गंगा जी बन जाता है इस रोड में। अच्छा। और नाला के सफाई को होनी नहीं हो रहा है। हाँ। अभी आने आधा से होना होगा पानी, गाड़ी का चक्कर डूब जाता है। रामचंद्रपुर का मछली मार्केट का इलाका है। यहाँ पर पानी का बहुत भारी जो है ना जल जमाव हो गया है। अब निकलने का कोई साधन नहीं है सही से, और सब लोग पानी में हेल करके आ रहे हैं जा रहे हैं। कब नाली में गिर जाएगा कौन व्यक्ति कहना मुश्किल है। स्मार्ट सिटी जो है ना सिर्फ कागज पर है, दिखावा में कुछ ना स्मार्ट सिटी है। आप देख सकते हैं किस तरीके से पानी भरा हुआ है। नालंदा से तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। स्मार्ट सिटी की बात की जाती है, लेकिन किस तरीके से यहाँ पर जलभराव सड़कों पर हो गया है कि आप देखिए, एक तरफ जहां मासूम बच्चे तो इस बारिश के पानी में खेलते नजर आए, लेकिन दूसरी ओर सड़कों पर चल रहे वाहनों और आम लोगों के सामने तकलीफ हो गई है। नवादा जिले के वारिस अलीगंज थाना क्षेत्र के आदमपुर गांव में उस वक्त कोहराम मच गया जब वज्रपात से खेलता कूदता 3 युवक की मौत हो गई। 4 युवक झुलसकर गंभीर रूप से जख्मी हो गए और सभी लोगों को आनन फानन में वारिस अलीगंज पीएचसी लाया गया, जहां चिकित्सकों ने तीनों युवकों को मृत घोषित कर दिया। 4 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए विम्स पावापुरी रेफर कर दिया गया। परिजनों की माने तो मौसम सुहाना होने के बाद सभी युवक गांव के बगीचे में खेल रहे थे कि तभी अचानक बादल गर्जना के बाद जोरों से बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए सभी लोग बगीचा में छिप गए और बिजली गिर गई, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई। पर अवैध रूप से चल रहे एक होटल में देर शाम 7 बजे आबकारी विभाग और सीएम फ्लाइंग ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए रेड मारी है और होटल संचालक को पुलिस को सौंपा है। आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर की शिकायत पर पुलिस ने होटल संचालक के खिलाफ रात को ही मामले दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। अगली खबर है फरीदाबाद से, जहां पर सेक्टर 12 कोर्ट परिसर की मुख्य सड़क की, जहां कांग्रेसी नेता सुमित गौड के कार्यालय की है, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि फरीदाबाद में लोग नरक से बदतर जीवन जी रहे हैं और इसी को लेकर आम लोगों की आवाज बुलंद कर रहे हैं। इससे पहले वो सड़कों पर जलभराव में नाव चलाते हुए भी नजर आए थे। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने नाव किराए पर देते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में लोगों के घर घर में सीवर का गंदा पानी घुस गया और इसका उदाहरण पूरे NIT फरीदाबाद भुगत रहा है। फरीदाबाद के लोग अब सोशल मीडिया पर अलग अलग जगह की तस्वीरें भी वायरल कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार की वजह से लोग नरक की जिंदगी जीने को मजबूर हैं।
जो बीजेपी की सो कॉल्ड स्मार्ट सिटी नर्क सिटी बन गई है, उसी के तहत करा। आज मात्र 2 घंटे की बारिश में पूरा शहर जो जलमग्न हो गया है, लोग परेशान, लोगों के घरों के अंदर पानी घुस गया है। सलम कॉलोनी में 3-3, 4-4 फुट पानी भर चुका है। पदम नगर में लोगों के फ्रिज में आग लग चुकी है। सरकार को इसके भ्रष्ट अधिकारियों को जगाने का प्रयास मैंने किया है। पहले मैंने नाव भी चलाई थी शहर में, कूड़े के ढेर पे भी बैठा था, दूरबीन से विकास कार्य ढूंढे, बीजेपी के नेता ढूंढे, कोई नहीं मिला। उसी कड़ी में आज मैंने ये नई वो करा कि किराए पे भी नाव देंगे। एक तमाचा मारने का, एक आईना दिखाने का काम मैं कर रहा हूँ। आज प्रदर्शन का मेन कारण है जो फरीदाबाद में जगह जगह जल भरा हुआ है। बारिश चंद मिनटों की या 1-8 घंटे की हुई थी, उसी में जगह जगह पानी भरा है, सिवाय कुछ सेक्टरों को छोड़ के जहाँ हमारे वीआईपी नेता मंत्री रहते हैं। तो क्या जहाँ नेता मंत्री रहते हैं वही एरिया साफ सुथरा होना चाहिए, वहीं जल भराव नहीं होना चाहिए? बाकी जनता इस गंदे पानी में रहने को, चलने को, सोने को मजबूर है। ऐसा क्यों? बात करते हैं आप अपने विकास कार्यों की। बीजेपी वालों, आपको कह रही हूँ मैं, क्या विकास किया है? विकास तो आपके सामने है कि फरीदाबाद कोर्ट के सामने इतना पानी भरा है, बाकी इलाकों की तो मैं गिनती ही क्या करवाऊं। अगली खबर झारखंड के साहिबगंज से है, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बड़हरवा रेलवे स्टेशन पहुंचे, जिसके बाद जिला प्रशासन के द्वारा दिया उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर। आपको बता दें कि कल रात रांची से रेल मार्ग के द्वारा मुख्यमंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए रवाना हुए थे। अगली खबर दुमका से, जहां पर सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर चांद भैरव, फूलो जानू और सभी झारखंड के वीरों को याद कर शत शत नमन करते हुए पुष्प और श्रद्धांजलि अर्पित किए गए। पुलिस अधीक्षक ने जिलेवासियों से कहा कि हम सभी मिलकर वीर शहीदों के सपनों को साकार करते हुए समृद्ध और सशक्त झारखंड बनाएं। अगली खबर खंडवा से है, जहां पर ओमकारेश्वर में जयसवाल धर्मशाला में बंजारा समाज का महाधिवेशन कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में बंजारा समाज के नेता, राजनेता, सांसद, विधायक, अधिकारी सहित समाज के वरिष्ठ लोगों की उपस्थिति में मध्य प्रदेश में निवासरत समस्त बंजारा समाज को आरक्षण दिया जाए। कार्यक्रम में कर्नाटक राज्य से उमेश यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में बंजारा समाज को टिकट दिलाऊंगा, जताने की तैयारी करने की बात कही। तो वहीं बंजारा युवा संघ प्रदेश अध्यक्ष राम पवार ने अपने उद्बोधन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को खूब खरी खोटी सुनाई है और घोषणा याद दिलाई कि घोषणा का क्रियान्वयन करने की बात कही है। बंजारा समाज वर्तमान सरकार से नाराज है। 10 राज्यों से आए सामाजिक राजनेताओं को अपना दर्द सुनाया है। बोल रहा हूँ, कर्नाटका में 40 लाख लोग हमारे स्थान पे, वहाँ पे 70 साल के बाद मुझे भारतीय जनता पार्टी टिकट देकर जिताकर एमपी बनाई है। तो यहाँ पर तो वैसे ही होगा कि यहाँ पे टिकट देंगे और हम जीतेंगे। समाज को एक ही संदेश दिए हैं चाहिए, गरीब समाज है, मेहनती समाज है, मेहनत करने को और मेहनत करने वाली समाज है और सबके साथ मिलजुल कर रहने वाली समाज है। ये हमारे जो रामराव महाराज, संत जवाहरलाल महाराज उनके जो मार्गदर्शन है, चलकर हम एक रहना चाहिए, एक रहे तो हमको हर चीज़ मिलती है, ये संदेश दिया। आपका परिचय? मैं डॉक्टर उमेश यादव, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कर्नाटका, गुलबर्गा से हूँ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मंच से घोषणा वीर कहा। मेरे पास कम से कम पूरे यूसीसी के लिए बनाई गई कमेटी का काम आज पूरा हो चुका है। आज दोपहर दिल्ली में कमेटी के अध्यक्ष रंजना देसाई और उनके सदस्यों के द्वारा उत्तराखंड सदन दिल्ली में आयोजित होगी एक पत्रकार वार्ता, जिसमें कमेटी को मिले सुझाव के बारे में भी बताएंगे। वहीं जल्द ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी इसका ड्राफ्ट सौंप दिया जाएगा, जिसके बाद माना जा रहा है कि सरकार इसको कैबिनेट में लाकर लागू करने का फैसला कर लेगी। वहीं यूसीसी पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ड्राफ्ट सरकार के पास आने के बाद सरकार इस पर कार्रवाई करेगी। सूत्रों की माने तो जुलाई महीने के दूसरे हफ्ते में सत्र बुलाने जा रही है और यूसीसी का ड्राफ्ट सदन में रखा जाएगा।
अगली खबर कालाडूंगी जिले से है, जहां पर विधायक बंशीधर भगत ने आपको बता दें कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत छोटी हल्द्वानी और रतनपुर में पेयजल योजना का शिलान्यास किया। विधायक ने बताया कि इन दोनों ही पेयजल योजनाओं से ग्राम सभा के लगभग 670 परिवार लाभान्वित होंगे और आगे भी ऐसी ही छोटी पेयजल योजना से लगभग 161 लाख की लागत से 5 किलोमीटर की पेयजल लाइन बिछाई जाएगी। यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा पूरे देश के अंदर हर घर को शुद्ध जल मिल सके, इसके लिए जल हर घर नल हर घर जल योजना चलाई है। उसी क्रम में आजकल कालाडूंगी विधानसभा में भी बहुत तेजी से हम नलकूपों का, लाइन विस्तारों का, ओवरहेड टैंक का कार्यक्रम कर रहे हैं। आज हमने 3 जगह किया है, एक फुलचौड़ में किया हल्द्वानी में, एक यहाँ रतनपुर में किया है और एक यहाँ छोटी हल्द्वानी में किया है। देहरादून में राज्य के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने अपने कैंप कार्यालय में अमर जवान ज्योति के स्थापना कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि अमर जवान ज्योति की आधारशिला निर्माण में उत्तराखंड की प्रमुख नदियों का जल भी इस्तेमाल होगा। अलग अलग जगहों से गंगा, यमुना, अलकनंदा, सरस्वती, काली, शारदा, कोसी, सरयू का जल मंगवाया गया है और जल लेने के लिए जुलाई को वाहन रवाना होंगे। विभिन्न जिलों से विधायक इन जल कलशों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इनके साथ ही सैन्यधाम में अमर जवान ज्योति का निर्माण उत्तराखंड के 1700 से ज्यादा शहीद सैनिकों के घर के आंगन की मिट्टी और 16 प्रमुख नदियों के जल से किया जाएगा। ये जल कलशों में भरकर 2 जुलाई को दून पहुंचेगा, जबकि 3 जुलाई को राज्यपाल गुरमीत सिंह और सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में अमर जवान ज्योति का शिलान्यास होगा। प्रोजेक्ट है और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि सैनिक कल्याण मंत्री होने के नाते उसको पूरा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। पूर्व में हमने 1734 शहीद परिवारों के घर के पवित्र आंगन की मिट्टी लेकर हम यहाँ पर आए थे और 3 तारीख को जो अमर जवान ज्योति जो शहीदों के सम्मान में जो है दिन रात जलती है, उसकी वीरता का व्याख्यान करना यहाँ देशवासी का कर्तव्य है। चाहे दिल्ली की मोदी जी की सरकार हो, चाहे प्रदेश की धामी सरकार हो, इस दिशा में लगातार काम कर रही है। उत्तराखंड के पहाड़ी जनपदों में पशुओं में फैला लंपी बीमारी से हाहाकार मचा हुआ है। लंपी बीमारी से जूझ रहे पशुपालकों तक बागेश्वर जनपद के पशु चिकित्सा अधिकारी व पशु डॉक्टर नहीं पहुंच पाते हैं। पर्याप्त स्टाफ और संसाधन नहीं है। गांव में दुधारू पशुओं की हानि लगातार हो रही है। पहाड़ में रहने वाले लोगों से आजीविका से जुड़े पशुधन की हानि से आक्रोशित होकर पशुपालकों ने स्थानीय नेता के नेतृत्व में एसडीएम बागेश्वर के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है। काफी परेशान है पशुपालक। अगली खबर उत्तराखंड के रोईवाला से है, जहां पर जिला परवदून में कांग्रेस की जिला कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। ये बैठक जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल के नेतृत्व में आयोजित की गई। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में कांग्रेस को मजबूती प्रदान कर आगामी लोकसभा और नगर निकाय चुनाव में मजबूती के साथ कार्य करने के लिए कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। परवादून जिला कांग्रेस की कार्यकारिणी का विस्तार यहाँ भानेवाला क्षेत्र में आज हुआ है और परवादून क्षेत्र में क्योंकि डोवेला विधानसभा, ऋषिकेश विधानसभा, रायपुर विधानसभा का पंचायत का क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, दूसरा मसूरी विधानसभा के कुछ ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ से सब साथी यहाँ पहुँचे हैं और सबको जिम्मेदारी सौंपी गई है। और हमारा यही जो कांग्रेस की जो काम है, विचारधारा है, उसको जन जन तक पहुँचाने का काम आगे कैसे बढ़ाया जाएगा, उस पर हम लोगों की बात अभी चल रही है। काफ़ी दिनों बाद एक विस्तारित कार्यकारिणी की मीटिंग परवादून कांग्रेस कमेटी की आज हो रही है और जो हमारे फ्रंटल संगठन है, ओबीसी हो, चाहे एससी प्रकोष्ठ हो, चाहे महिला हो, इनमें नियुक्ति होने के बाद अब कार्यकारिणी की नई नियुक्तियां हो रही हैं, क्योंकि 2024 हमारे सामने है और उससे पहले हमारे पास नगर पालिका, नगर निगम और कोऑपरेटिव के इलेक्शन है। देश की बात में आज इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़
खबरों का सारथी।